जाने माने दिग्गज फंड मैनेजर ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मीर वोरा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। मीर सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत टॉक ऑफ द टाउन दुनिया भर के बाजारों के मूड माहौल के हिसाब से करें। ईरान इजराइल का खतरा कितना बड़ा ग्लोबल मार्केट्स के लिए और हमारे लिए, जरा समझाएं सर। नमस्कार रानी जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन में होने की रिस्क है। और उसमें भी अगर जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज को अगर वो डिस्टर्ब करते हैं तो ऑयल प्राइसेस स्पाइक होने की उम्मीद है। लेकिन मैं हिस्टोरिकली अगर देखूं तो अगर ऑयल $80 से कम तक है, 60 था, अभी 70-75 हुआ है, 80-85 तक मुझे लगता है इंडिया अब्सॉर्ब उसको कर पाएगी। आई वुड नॉट बी टू वरिड। हाँ, अगर 100, 110, 120 जैसी रेंज में आता है तो डेफिनेटली मैक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट शॉर्ट टर्म में आ सकती है। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो इंपैक्ट इंडिया को आ सकती है वो ऑयल की ओर से। मेरा ये मानना है कि गल्फ ऑफ हॉर्मुज को डिस्टर्ब करना बहुत ही सीरियस स्टेप होगा, क्योंकि उससे न सिर्फ यूएस और बाकी कंट्रीज को इंपैक्ट होगा, बट चाइना जो है वो सबसे बड़ा बायर है ईरान के ऑयल का, उसको सबसे ज्यादा रिस्क हो सकता है। तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि चाइना विल कीप द प्रेशर ऑन ऑन ईरान टू मेक श्योर कि गल्फ ऑफ हॉर्मुज में डिस्टर्बेंस ना आए। बाकी मेरे ख्याल से डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया के लिए कम है मेरे ख्याल से। सो आई वुड नॉट बी टू वरिड बियॉन्ड अ पॉइंट। ये असर कम है। और अगर तेल की सप्लाई में किसी तरह की बाधा आती है ईरान के आसपास से जो होकर निकलता है तो दिक्कत की बात है। और कच्चा तेल $77-78 के आसपास है भी। आपको लगता है कि सस्टेन करेगा, या जैसे थोड़ा सा तनाव कम हुआ वापस 70 के नीचे ये संभावना बनती है सर? डेफिनेटली, क्योंकि अभी 2 महीने पहले तो 60-65 की रेंज थी, तो 60-65 की रेंज थी, तो डेफिनेटली जो रिस्क प्रीमियम है वॉर का वो काफी हद तक डिस्काउंट हुआ है ऑयल में। लेकिन इससे ज्यादा, जैसे हमने डिस्कस किया, डिटीरियरेट स्थिति खराब होती है तो हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। ये बात ठीक है कि अगर 80-85 की रेंज में जाकर ऊपर टिकने लगे तो फिर थोड़ी सावधानी के संकेत आएंगे। अब आइए सर, भारतीय बाजारों के लिए क्या डायरेक्शन बन रहा है, क्योंकि पॉलिसी के बाद एक थोड़ा तेजी का मूड माहौल बना तो था, लेकिन इस युद्ध ने फिर से ब्रेक लगा दिया। कैसे देखें आगे के डायरेक्शन को? देखिए, गवर्नमेंट और आरबीआई बिल्कुल सेम पेज पे है। अभी ग्रोथ करना है और ऐसा कोई रिस्क नहीं ले रहे, क्योंकि ये ऐसे माहौल में कर रहे हैं जहां पे बावजूद सब इतने अच्छे ग्रोथ के हमारी इन्फ्लेशन बहुत ही कंट्रोल में है। तो जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो आरबीआई लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट दोनों में मार्केट्स को सपोर्ट देती रहेगी। गवर्नमेंट को भी रियलाइज हुआ कि पिछले साल जो स्पेंडिंग कम करी थी इलेक्शन की वजह से एक्सेट्रा, वो अच्छा नहीं था। और हमने पिछले 3-4 महीनों में देखा है कि काफी अच्छी ट्रैक्शन गवर्नमेंट स्पेंडिंग में भी आ चुकी है। तो मेरे ख्याल से आरबीआई और गवर्नमेंट सपोर्टिव है। और हमने 2-3 रिपोर्ट में रिसेंटली पढ़े हैं जहां पे दिख रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर निवेश है फैक्ट्रीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज में, वो भी अभी अच्छी तरह से पिकअप धीरे धीरे करके कर रहा है। तो ये जो 3 साल से हम बोल रहे हैं कि प्राइवेट कैपेक्स बढ़ना चाहिए, वहीं पे जॉब क्रिएशन होगी, उससे एक्स्ट्रा ग्रोथ आएगी, वो मुझे लग रहा है अब जाके हो रहा है। तो ऐसे माहौल में मुझे लगता है कि सिचुएशन डोमेस्टिक काफी अच्छी है। कंपेयर टू एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया विल रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। चाइना अभी जो 10% का जो ट्रेजेक्टरी था चाइना का, वो अब 4-5, 4-4.5% पे आ गया है। इंडिया वर्स्ट केस में मुझे लगता है 6-6.5% ग्रो करेगा। तो ये माहौल में मुझे लगता है कि डोमेस्टिक सिचुएशन काफी अच्छी है। एक दो स्मॉल पॉकेट्स मैं कहूंगा जहां पे अभी भी थोड़े कंसर्न्स हैं, वो ये है कि बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ अभी भी कम है। वो उम्मीद है कि वो भी बढ़ जाएगी सेकंड हाफ में। और जो अर्बन कंजम्पशन है उसमें हमें थोड़ी सी वीकनेस दिख रही है। होपफुली आफ्टर द सेकंड हाफ वो भी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये पॉलिसी के बाद काफी कुछ बेहतर मूड माहौल होता दिख रहा है। एक और चीज जो भारतीय बाजारों के लिए बड़ा फैक्टर है वो एफआईएस के आंकड़े। भले आप जैसे घरेलू फंड अब बड़े मजबूत हो चुके हैं, एफआईएस से काफी ज्यादा पैसा आपके पास है, सपोर्ट लगातार आ भी रहा है, 21 दिन से लगातार घरेलू फंड खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन एफआईएस के मूड माहौल में कोई बदलाव की उम्मीद रखी जाए सर? लग रहा है कि इनकी बिकवाली थमेगी और खरीदारी लौटेगी? बिल्कुल, वैसे भी हमने देखा है कि मई का जो महीना था उसमें तो नेट पॉजिटिव थे एफआईआई। तो जो बेशुमार सेलिंग जो हमने देखी थी सितंबर से लेकर जनवरी फरवरी में, वो तो कम हो ही चुकी है। सेलिंग कम हुई है और होपफुली बाइंग भी आ जाएगी। लेकिन क्यों आएगी वो समझना जरूरी है। देखिए, लास्ट जो सितंबर में हमने देखा सेलिंग शुरू हुई थी,
उसके पहले जनवरी 2024 से लेके अगस्त 2024 तक एफआईआई बायर्स थे। सेलिंग आई सितंबर ऑनवर्ड्स 24 ऑनवर्ड्स से लेके फरवरी 25 तक। वो सेलिंग क्यों आई? वो इसलिए आई कि डॉलर जो था वो काफी स्ट्रेंथन हुआ, और उसकी एक बहुत ही विचित्र वजह थी। ये वजह थी कि फेडरल रिजर्व ने रेट काटना शुरू किया 1.5 साल से, और उम्मीद ये थी कि सारे जो इंटरेस्ट रेट बॉन्ड यील्ड्स है वो कम होंगे। लेकिन हुआ ये कि फेडरल रिजर्व ने रेट काटना कंटिन्यू किया, लेकिन जो यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड और 30 ईयर बॉन्ड यील्ड से वो नीचे नहीं आए। उसकी इंटरेस्ट की दर, जो ब्याज की दर है, वो नीचे नहीं आई। वो मार्केट के लिए बड़ा सरप्राइज था। और जब यूएस के इंटरेस्ट रेट्स, लॉन्ग बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट हाई रहते हैं तो डॉलर स्ट्रेंथन होता है। तो हमने ये देखा कि पिछले साल डॉलर काफी स्ट्रेंथन होना शुरू हुआ, और जब भी डॉलर, कोई भी करेंसी स्ट्रेंथन होती है, वो एक चुंबक की तरह होती है, एक मैग्नेट की तरह होती है। तो सारा पैसा जो दुनिया का था डॉलर एसेट्स में चला गया। लेकिन अब ये हो रहा है कि क्योंकि यूएस ने अपनी फिजिकल डेफिसिट को भी कम नहीं किया, अभी ट्रेड डेफिसिट को भी कम नहीं किया, और डेट जो है उसकी रिफाइनेंसिंग बहुत ज्यादा आ रही है। तो अब जो नॉर्मल सिचुएशन होती है वहां पे हाई इंटरेस्ट रेट्स मींस स्ट्रॉन्ग करेंसी, वो कोरिलेशन जो है, वो जो जो इक्वेशन है वो ब्रेक हो रहा है। तो हमने देखा कि जनवरी फरवरी से डॉलर वीक होना शुरू हो गया है, क्योंकि अब एक डॉलर की जो क्रेडिबिलिटी है, डॉलर की जो एक जो स्थिति थी एज ए डिफॉल्ट करेंसी, वो कम हो चुकी है, और डॉलर वीकन होना शुरू हुआ है। और ये स्ट्रक्चरल लग रहा है मुझे, एक कॉन्फिडेंस का लूज करना डॉलर के अगेंस्ट में, ये स्ट्रक्चरल हो रहा है। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि इंडिया में जो सेलिंग कम हुई है, बाइंग बढ़ी है, वो बढ़ती रहेगी, क्योंकि रुपी स्टेबल है, हमारे ग्रोथ बेटर है। तो अब मुझे लग रहा है कि कल लास्ट ईयर वाली सिचुएशन नहीं है, और अब एफआईएस का पैसा डेफिनेटली इमर्जिंग मार्केट्स में आएगा, और उसमें भी इंडिया इज द बेस्ट इमर्जिंग मार्केट। बिल्कुल ठीक बात है। तो भारत में पैसा आने की उम्मीद बढ़ेगी और इमर्जिंग मार्केट्स में भारत है सबसे बेहतर। ऐसे में हमारे लिए कहाँ मौके हैं पैसे लगाने के लिए? क्या कुछ पसंद आ रहा है इस बाजार में आपको सर? देखो, अब हमने जैसे डिस्कस किया कि इंडिया की जो ग्रोथ की परिस्थिति है वो बाकी वैश्विक देशों से बहुत बेटर है, चाहे वो कोई भी इमर्जिंग मार्केट हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूरोप हो, चाहे यूएस हो। तो इसमें डोमेस्टिक जो प्लेज हैं, जैसे कि कंजम्पशन में डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन वाले ऑटो है, ड्यूरेबल्स है, गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग करे, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, डिफेंस, रियल एस्टेट, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स में भी अगेन मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स जो बनाती है कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो है, प्लस फाइनेंशियल जो इसको सपोर्ट करती है, और जो सेविंग्स बढ़ रही है उसको जो केटर करती है, जैसे कैपिटल मार्केट लिंक्स प्ले वगैरह है। तो सारे डोमेस्टिक जो सेगमेंट्स हैं, चाहे वो डोमेस्टिक सेविंग्स हो, प्रीमियम डोमेस्टिक कंजम्पशन हो, या प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग के लिंक सेगमेंट्स है, वहां पे हम अच्छी तरह से ओवरवेट हैं। ओके, तो ये है कुछ एक थीम जो आपको लग रही है बेहद आकर्षक निवेश करने के लिए। आज से मीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन और निवेश के मौकों पर हमारे दर्शकों के सामने आपने रखी अपनी राय। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाजार